नमस्कार। आज हम बिजनेस की दुनिया की दो बहुत जरूरी पर अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली लागतों पर बात करेंगे। कॉस्ट टू सर्व यानी ग्राहक को सेवा देने की लागत, और कॉस्ट टू सप्लाई मतलब सप्लायर से सामान लेने की लागत। हमारे पास इसके लिए कुछ एकेडमिक रिसर्च, कंपनी केस स्टडीज और आर्टिकल्स हैं, और हमारा मकसद है ये समझना कि किसी ग्राहक या सप्लायर के साथ डील करने की असल लागत क्या होती है, और ये जानना क्यों जरूरी है, खासकर आज की जो ये जटिल सप्लाई चेन्स है उनमें। बिल्कुल सही कहा। ये ऐसी लागतें हैं जो अक्सर छिपी रह जाती हैं। कंपनियां सोचती हैं कि उन्हें अपने खर्चे पता हैं, लेकिन हर ग्राहक या हर सप्लायर की जो असल लागत है ना, उसे समझना वो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। अच्छा, तो चलिए कॉस्ट टू सर्व जिसे CTS कहते हैं उससे शुरू करते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये किसी एक ग्राहक या मान लीजिए ग्राहकों के समूह को सेवा देने में लगने वाली सारी लागतों का हिसाब है, सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ माल बनाने का खर्चा नहीं है, इसमें सब कुछ आता है। ऑर्डर लेना, उसे प्रोसेस करना, पैकिंग, डिलीवरी, ग्राहक सेवा, प्लानिंग, सब कुछ। ओके। और यहीं पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। वे CTS को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS समझ लेते हैं। हाँ, COGS तो मैंने सुना है। जी, COGS तो बस वो उत्पाद बनाने का सीधा खर्चा है, जैसे कच्चा माल या मजदूरी। हाँ, लेकिन CTS का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें डिलीवरी और सर्विस से जुड़े हुए सारे खर्चे शामिल हैं जो ग्राहक के लिए किए जाते हैं। और सच कहूं तो कई कंपनियां इसे ठीक से ट्रैक ही नहीं करती। ये एक बड़ी चूक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CTS को समझने का सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। इससे साफ पता चलता है कि भाई कौन से ग्राहक या कौन से उत्पाद असल में आपको कमा कर दे रहे हैं और कौन से हैं जो शायद आपकी जेब खाली कर रहे हैं। अच्छा। और इसी जानकारी के आधार पर कंपनियां फिर बेहतर फैसले ले सकती हैं, जैसे कीमतें तय करना या फिर किस ग्राहक को किस लेवल की सर्विस देनी चाहिए। ये अंदाजे लगाने के बजाय फैक्ट्स पर आधारित निर्णय लेने में मदद करता है। हाँ, ये तो है। खासकर आजकल की जो ये उलझी हुई सप्लाई चेन्स है ना, उसमें CTS एक तरह से चाबी है। ये जटिलता को सुलझाने में मदद करता है और लागत और सर्विस लेवल के बीच संतुलन बनाने में भी। मैंने एक MIT का पेपर देखा था, उसमें एक कंपनी इसी CTS एनालिसिस का इस्तेमाल करके अपने हजारों ग्राहकों में से असल में मुनाफा देने वालों की पहचान कर रही थी। दिलचस्प है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, कॉस्ट टू सप्लाई। ये क्या है? हाँ, कॉस्ट टू सप्लाई ये वो लागत है जो आपके सप्लायर को आपूर्तिकर्ता को आप तक सामान पहुंचाने में लगती है। ओके, ये सप्लायर की कॉस्ट है, तो हमें इसे क्यों समझना चाहिए? ये भी उतना ही जरूरी है जितना CTS। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपके सप्लायर को डिलीवरी में कितना खर्चा आ रहा है, तो आप उनके साथ मोल भाव बेहतर तरीके से कर सकते हैं ना। हाँ, बात तो सही है। आप डिलीवरी के मॉडल तय कर सकते हैं, जैसे सामान सीधे आपके पास आए या पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जाए। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका खुद का डिलीवरी नेटवर्क सप्लायर से सस्ता हो, तो आप कह सकते हैं कि भाई माल हम खुद उठा लेंगे। अच्छा। इससे क्या होता है, दोनों का फायदा होता है। एक विन विन सिचुएशन बनती है जो भरोसे और पारदर्शिता पर आधारित हो। बचत को आपस में बांटा जा सकता है। लेकिन ये जो लागतें हैं, खासकर CTS, इनकी सही गणना करना ये तो मुश्किल लगता होगा। डेटा मिलना, खासकर वो जो फील्ड ऑपरेशंस होते हैं, लास्ट माइल डिलीवरी, उसका डेटा मिलना तो और भी मुश्किल होता होगा। हाँ, चुनौती तो है, बिल्कुल है। जो पारंपरिक तरीके हैं, जैसे स्प्रेडशीट में पुराने आंकड़ों को देखना, उसमें समय बहुत लगता है और वो ज्यादा सटीक भी नहीं होते। हाँ। कुछ उन्नत तरीके हैं, जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसे ABC कहते हैं। इसमें हर गतिविधि की लागत को जोड़ा जाता है, लेकिन ये थोड़ा इसमें मेहनत काफी लगती है, संसाधन बहुत चाहिए होते हैं। तो फिर आजकल क्या इस्तेमाल हो रहा है? आजकल टेक्नोलॉजी काफी मदद कर रही है। एक तो डिजिटल ट्विन्स का कॉन्सेप्ट है, आप अपनी पूरी सप्लाई चेन की एक डिजिटल कॉपी बना लेते हैं कंप्यूटर पर, फिर उस पर आप अलग अलग बदलाव करके देख सकते हैं बिना असल दुनिया में कोई जोखिम उठाए। और मैंने एक शेपली वैल्यू के बारे में भी पढ़ा था। ये सुनने में कुछ ज्यादा ही जटिल लग रहा है, गेम थ्योरी वगैरह। हाँ, नाम थोड़ा अकादमिक लगता है, पर इसका सिद्धांत बड़ा काम का है। सोचिए, एक ट्रक है जो कई ग्राहकों को सामान डिलीवर कर रहा है। अब पारंपरिक तरीके से तो लागत शायद वजन या दूरी के हिसाब से बांट देंगे, लेकिन शेपली वैल्यू क्या करता है, वो ये हिसाब लगाता है कि हर एक ग्राहक के जुड़ने से कुल लागत में असल में कितना इजाफा हुआ, हर ग्राहक का न्यायपूर्ण हिस्सा कितना है उस लागत में। अच्छा, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है लागत बांटने का। जी,
MIT के प्रोजेक्ट में इसी शैपली वैल्यू को मशीन लर्निंग के साथ इस्तेमाल किया गया था, लागत का अनुमान लगाने और उसे सही ढंग से बांटने के लिए। चलिए कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं कि कैसे कंपनियों ने इन लागतों को समझकर फायदा उठाया। मैंने पढ़ा कि स्टारबक्स ने अपनी सप्लाई चेन को दोबारा डिजाइन करके $500 मिलियन से ज्यादा बचाए। शायद उन्होंने समझा कि कुछ जगहों पर डिलीवरी बहुत महंगी पड़ रही थी। हाँ बिल्कुल। और इंटेल का उदाहरण है, उन्होंने मेक टू ऑर्डर रणनीति अपनाई। चिप सप्लाई चेन की लागत $5.5 प्रति चिप से घटाकर $1.5 से भी कम कर दी। वाह। और डियर एंड कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री में $1 बिलियन की कमी की और डिलीवरी का समय आधा कर दिया। AGCO ने भी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और 3PL पार्टनरशिप्स से माल ढुलाई का खर्च काफी कम किया। इन उदाहरणों से एक बात साफ होती है, सिर्फ छोटे मोटे बदलाव काफी नहीं है। जब कंपनियों ने CTS और कॉस्ट टू सप्लाई की गहरी समझ के आधार पर अपनी पूरी रणनीति, अपने नेटवर्क, अपनी पार्टनरशिप में बड़े बदलाव किए, तब जाकर उन्हें इतनी बड़ी बचत मिली। तो संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि कॉस्ट टू सर्व और कॉस्ट टू सप्लाई, इन दोनों को समझना हमें सप्लाई चेन की लागतों की वो पूरी सच्ची तस्वीर देता है जो सिर्फ औसत या अनुमान लगाने से नहीं मिलती। ये बेहतर रणनीति बनाने के लिए एक गहरी समझ देता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, आज भी कितने ही बिजनेस निर्णय इसी एक धारणा पर टिके होते हैं कि भाई सभी ग्राहकों को सेवा देने या सभी सप्लायरों से डील करने की लागत करीब करीब एक जैसी ही है। अगर हम हर रिश्ते, हर लेन देन से जुड़ी असल विशिष्ट लागतों को सच में समझ लें, तो सोचिए कितनी छिपी हुई अक्षमताएं सामने आ सकती हैं और कितने नए अवसर खुल सकते हैं।